विद्यार्थियों नमस्कार। ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं नरेश कुमार शर्मा कक्षा 9 विज्ञान विषय की ऑनलाइन कक्षा आप सभी विद्यार्थियों को घर बैठे ही उपलब्ध करवा रहा हूँ। इसी कड़ी में मैंने कल आपको जॉन डाल्टन के बारे में बताया था। आज मैं आपको जॉन डाल्टन का जन्म, जॉन डाल्टन ने किस प्रकार से सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत के बारे में बताऊंगा कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार क्या क्या बिंदु हैं। इन सारी बातों को मैं आज आपको बताऊंगा। आगे आपका समय रहने पर मैं आपको परमाणु क्या है, परमाणु कितने बड़े होते हैं आदि बातों पर प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं जॉन डाल्टन। तो जॉन डाल्टन का जन्म देखिए, जॉन डाल्टन का जन्म सन 1766 में, कौन से सन में? सन 1766 में इंग्लैंड में एक गरीब जुलाहा परिवार में हुआ था। जॉन डाल्टन का जन्म कब हुआ? सन 1766 में एक गरीब चुलाहा परिवार में हुआ। इन्होंने 12 साल की उम्र में एक शिक्षक के रूप में अपना जीवन शुरुआत कर दिया था और 7 वर्ष बाद ये प्रिंसिपल बन गए थे। इन्होंने कितने साल की उम्र में? जॉन डाल्टन ने लगभग 12 साल की उम्र में एक शिक्षक के रूप में अपना जीवन प्रारंभ कर दिया था। शिक्षक के रूप में अपना जीवन प्रारंभ किया। कितने साल की उम्र में? 12 साल की उम्र में। और 7 वर्ष के पश्चात ये क्या बना दिए गए थे? 7 वर्ष के पश्चात ये स्कूल के प्रिंसिपल बना दिए गए तथा 7 वर्ष के पश्चात प्रिंसिपल बने। इसके पश्चात देखिए, सन 1793 में गणित, भौतिक तथा रसायन विज्ञान में इन्हें मैनचेस्टर जाना पड़ा पढ़ने के लिए और 1808 में इन्होंने बहुत सारे खोज कार्य करते हुए परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत कर दिया। तो मैं बताऊंगा कि सन 1793 में जॉन डाल्टन को गणित, भौतिक विज्ञान
प्राप्त करने के लिए विशेष शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ जाना पड़ा भाई? विशेष शिक्षा प्राप्त करने के लिए इनको मैनचेस्टर जाना पड़ा। कहाँ जाना पड़ा? मैनचेस्टर। मैनचेस्टर जाने के पश्चात का फिजिकल में, केमिकल में और मैथ के अंदर बहुत ज़्यादा क्या हो गया? ज्ञान बढ़ गया। तो सन 1808 में इन्होंने खोजकारी की और परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया। सन 1808 में शोध कार्य करते हुए जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया। ये आपका जॉन डाल्टन के बारे में थोड़ा सा ज्ञान आ गया है। अब आप लिख लेंगे कि जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत और उस परमाणु सिद्धांत के प्रमुख बिंदु क्या है। देखिए, इस बारे में आपको पहले बता चुका हूँ कि द्रव की प्रकृति के बारे में कि भाई ठोस, द्रव, गैसीय, पदार्थ हो गया। द्रव्य माने होता है पदार्थ, यानी पदार्थ की प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया। वही क्या कहलाता है? जॉन डाल्टन का सिद्धांत कहते हैं। डाल्टन ने द्रवों की जो विचार प्रस्तुत किए थे उस समय तक उनको एक तरह से क्या माना जाता था? दार्शनिकता माना जाता था। क्या मानते थे उन्हें? केवल दार्शनिकता मानते थे। ग्रीक दार्शनिकों के द्वारा भी द्रवों का जो सूक्ष्मतम अविभाज्य कण रूप प्रस्तुत कर दिया गया था। डाल्टन ने भी परमाणु नाम उसी को दिया है। डाल्टन का यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। भाई किस तरह से रासायनिक संयोजन, यानी दो पदार्थ आपस में मिलकर के और जैसे तत्व या यौगिक आदि मिलकर के निर्माण करते हैं, एकल अभिकर्मक या उत्पाद का निर्माण करते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने द्रव्यमान के संरक्षण के नियम और निश्चित अनुपात के नियमों को भी पूरी तरह से युक्ति संगत व्याख्या में प्रस्तुत किया। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि सभी जो द्रव होते हैं, चाहे वो तत्व हो, यौगिक हो, चाहे मिश्रण हो, सूक्ष्मतम कणों से बना हुआ होता है। ये बात पक्की हो गई है और उसी को क्या कहा था? परमाणु कहा था। ये बात मैं आपको कल भी लिखा। डाल्टन के सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए उसके जो प्रमुख बिंदु हैं उनको मैं यहाँ लिखना चाहूँगा। अगर आपने ये लिख लिया हो तो आप इस नहीं लिख पाए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं इसको आगे लिखूँ। जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। देखिए बच्चों, जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत और इसके मुख्य बिंदुओं में हम यहाँ लिख लेंगे। हम इस बात को जानते हैं चाहे तत्व, यौगिक या
मिश्रण कोई भी हो सूक्ष्मतम कणों से बना होता है जिन्हें और विभाजित नहीं किया जा सकता। जॉन डाल्टन ने उसको परमाणु नाम दिया। तो अपन यहाँ लिखना शुरू करेंगे कि जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव, चाहे वो तत्व हो, यौगिक हो, मिश्रण हो, सूक्ष्मतम कणों से बना होता है और इसको क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। तो पहली बात अपने ये लिख लेंगे कि जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार चाहे तत्व हो, चाहे यौगिक हो, चाहे मिश्रण, तत्व, यौगिक या मिश्रण, ये सभी बंद कर दिया मैंने कि जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार अब अपन लिख देंगे सभी द्रव्य सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बनते हैं। सभी द्रव्य सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बने होते हैं। कि जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं, जिन्हें परमाणु के नाम से जाना जाता है या परमाणु कहते हैं। सूक्ष्मतम मैं भी कहा था कि सूक्ष्मतम अविभाज्य कण ही क्या है, परमाणु। दोनों बातें यानी सभी द्रव्य, इसको हमने कहा था कि सभी द्रव्य परमाणु से बने होते हैं, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो दूसरा क्या लेते हैं, सभी द्रव्य, सभी द्रव्य, द्रव्य का मतलब पदार्थ, सभी द्रव्य परमाणु से मिलकर बने होते हैं तथा ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। इसमें भाग लेते हैं, परमाणु से मिलकर बने होते हैं और एक रासायनिक अभिक्रिया में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। परमाणु अविभाज्य कण है जो न तो नष्ट होता है और न ही निर्मित होता है। न तो ये निर्मित होता है और न ही ये क्या करता है, भाग लेता है। दोनों ही बातें हैं। एक तत्व के सभी परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक जो गुण होते हैं उनमें समान होते हैं। कोई भी एक तत्व है, क्योंकि हम जानते हैं तत्व किसे कहते हैं, तत्व के बारे में हम इस बात को जानते हैं कि जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं उसे तत्व कहते हैं।
तो तत्व के सभी परमाणु के द्रव्यमान और गुणधर्म कैसे होंगे फिर? भाई तत्व के सभी गुणधर्म, जब वो एक ही प्रकार के तत्वों से मिलकर के बना हुआ है तो उसके सारे रासायनिक गुणधर्म, उसका द्रव्यमान सब कैसा होगा? बराबर होगा। तो इसे ही हम पॉइंट के रूप में लिख देंगे। क्या पॉइंट के रूप में लिख देंगे इसे? इसे लिख देंगे भाई कि एक तत्व के सभी परमाणु एक तत्व के सभी परमाणु द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्मों में एक समान, एक तत्व के सभी परमाणु द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म एक समान होते हैं। क्योंकि तत्व किसे कहते हैं? जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर के बना हुआ हो, उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम तत्व के नाम से जानते हैं। और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म भी कैसे होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। इसी पॉइंट में दूसरा मतलब भाई भिन्न भिन्न परमाणु भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्मों में भी भिन्न भिन्न होते हैं। भाई भिन्न है तो भिन्न होगा, समान है तो समान। इस बात को तो समझा। और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर के क्या बनाते हैं? दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलकर के यौगिक का निर्माण करते हैं। लेकिन यौगिक की एक बात ध्यान रखना कि यौगिक में जो तत्व होते हैं वो निश्चित मात्रा में मिले हुए होते हैं, निश्चित मात्रा में मिले हुए होते हैं। सापेक्ष संख्या होती है परमाणु और निश्चित मात्रा में मिले हुए रहते हैं। किसी भी यौगिक में परमाणु की जो सापेक्ष संख्या और प्रकार कैसा होता है? निश्चित होता है। ये इसका अंतिम पॉइंट लिख लेंगे अभी। तो लिखेंगे क्या कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर के यौगिक का निर्माण करते हैं।
जल का अणु बनता है वो इस तरह से यौगिक का निर्माण होता है। तो इस बात को हम क्या कहते हैं, सापेक्ष संख्या में और निश्चित मात्रा में विद्यमान होकर के क्या करते हैं, मिलते हैं। आपके सामने ये यहाँ तक का जॉन डॉल्टन का परमाणु सिद्धांत हो गया है। अब आप एक बार इसे स्क्रीनशॉट लें या लिखें, लिखिए। हाँ भाई, लिख लिया होगा। लिखने के पश्चात अब आपके सामने कुछ प्रश्न आ गए हैं कि एक अभिक्रिया ऐसे मिला है। हमारा सवाल है हमारा कि भाई क्या नाम से एक अभिक्रिया में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट और 6.0 ग्राम एसिटिक अम्ल अभिकृत होते हैं। 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 8.2 ग्राम सोडियम एसिटेट और 0.9 ग्राम जल उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया द्वारा यह हमें बताइए कि यह परीक्षण द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार है। लिखेंगे सोडियम कार्बोनेट प्लस एसिटिक अम्ल, सोडियम एसिटेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। तो देखिए मैं आपको कि सोडियम कार्बोनेट, सवाल तो आप आपकी पुस्तक से देख लें, सवाल को क्या करें आप आपकी पुस्तक से देख लें। मैं तो आपको सीधा ही क्या बता रहा हूँ, इसका आंसर बता रहा हूँ। देखिए तो सोडियम कार्बोनेट प्लस सोडियम एसिटिक अम्ल, सोडियम कार्बोनेट प्लस क्या है, सोडियम कार्बोनेट प्लस एसिटिक अम्ल है। पहले क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर है, ये लिखा हुआ है सोडियम कार्बोनेट प्लस एसिटिक अम्ल, रिएक्शन एरो शब्द समीकरण लिख रहा हूं भाई। सोडियम एसिटेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, सोडियम एसिटेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, ये शब्द समीकरण है। अब सोडियम कार्बोनेट का मतलब तो जान गए होंगे आप, Na2CO3 प्लस एसिटिक अम्ल का मतलब हो गया CH3COOH। रिएक्शन है सोडियम एसिटेट तो CH3COONA प्लस CO2 प्लस H2। इस तरह से देखना चाहो तो आप देख सकते हैं कि CH3Na2CO3, इसकी मात्रा ले लो। अब इसकी मात्रा में उसने बता दिया कि भाई 5.3 ग्राम, तो कितना है 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट है। यहाँ लिखेंगे हम 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट है प्लस एसिटिक अम्ल कितना है 6.0 ग्राम,
6.0 ग्राम एसिटिक अम्ल है। 6.0 ग्राम एसिटिक अम्ल है। ये दोनों अभिक्रिया करके और क्या क्या बना रहे हैं, 2.2 ग्राम तो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं प्लस 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं और इसके साथ ही इसमें लिखा हुआ है 8.2 ग्राम सोडियम एसिटेट बना रहे हैं। 8.2 ग्राम सोडियम एसिटेट बना रहे हैं। फिर कितना बच गया देखिए, और 0.9 ग्राम जल प्राप्त हो रहा है। कितना हो रहा है, 0.9 ग्राम जल प्राप्त हो रहा है। यहाँ लिखेंगे 0.9 ग्राम जल प्राप्त हो रहा है। अब ये कहना चाह रहा है द्रव्यमान संरक्षण के नियम को बताओ। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का द्रव्यमान बराबर अभिक्रिया के पश्चात बनने वाले उत्पादों का द्रव्यमान। अभिक्रिया के पश्चात बने उत्पादों का द्रव्यमान। ये कैसा होता है, दोनों का द्रव्यमान? दोनों का द्रव्यमान बराबर होता है। तो आप देखेंगे इधर इसको इससे जोड़ देंगे तो 11.3 ग्राम हो गया और बराबर उधर जोड़ देंगे तो कितना हो गया देखिए भाई, 8 और 2 10 और ये 9 13, तो 11.3 यहाँ है। तो इससे क्या तात्पर्य निकल रहा है? इससे तात्पर्य निकल रहा है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार दोनों का मान कैसा होता है, अभिक्रिया से पूर्व क्रियाकारकों का द्रव्यमान और अभिकारक के पश्चात क्रियाकारक उत्पादों का द्रव्यमान भी वही 11.3 आता है। इससे सिद्ध होता है कि द्रव्यमान का संरक्षण हुआ है। इसमें अभिक्रिया से पूर्व अभिकारकों का द्रव्यमान 11.3 ग्राम है तथा अभिक्रिया के पश्चात बने उत्पाद का द्रव्यमान भी 11.3 ग्राम है। अतः द्रव्यमान संरक्षण हुआ। अब आप इसे उतार लें। हाँ भाई देखिए, ये आपका सवाल हो गया है और नेक्स्ट सवाल देखिए, इसको उतार दिया होगा। हाँ तो भैया ये सवाल तो आपने कर लिया होगा है ना। नेक्स्ट सवाल में देखें, दूसरा सवाल हमारा बता रखा है कि भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार 1.8 के अनुपात में संयोग करके और क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। अगर 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ में पूर्ण रूप से संयोग करने के लिए कितनी ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होगी, ये हमको सिद्ध करना है। सवाल तो आप अपनी पुस्तक में देखते रहें, ठीक है ना भैया।
सवाल कहाँ देखें कि आपको आपकी पुस्तक में पेज संख्या 36 पर सवाल मिलेंगे। प्रश्नों में दूसरे नंबर का प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न को पढ़ लें, मैं केवल उसका आंसर बोर्ड पे बता रहा हूं आपको। देखिए भाई, इस बात को हम जानते हैं कि जल H2 जो बनता है ना, 1:8 के रूप में सहयोग करता है। 1:8 के रूप में सहयोग करता है। जैसे कि हाइड्रोजन 1 तो H2 ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, तो H2 तो 2:16 हो गए। 2:16 को हम काटेंगे तो 1:8 आता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो हम जानते हैं कि जल का सूत्र H2 होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर है, लिखेंगे कि हम जानते हैं कि जल का सूत्र H2O होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलकर के जल का 1 अणु बनाते हैं। अगर मान लीजिए यहां पर 1 ग्राम हाइड्रोजन होती है तो 8 ग्राम ऑक्सीजन होगी। इस सूत्र के अनुसार यदि 1 ग्राम हाइड्रोजन होती है तो 1 ग्राम ऑक्सीजन होना आवश्यक है। अब इसमें आपके सवाल में इसने बता रखा है कि यदि मान लीजिए हमारे पास में सवाल के अनुसार 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस है तो ऑक्सीजन कितनी होगी। इस बात की जानकारी करेंगे हम। तो हम लिखेंगे कि क्या लिख देंगे सीधा ही हम कि 8 ग्राम होती है। यदि 1 ग्राम होगी तो क्या हो जाएगा, इसी के अनुसार निकाल लो कि 1 होने पर क्या हो जाएगा, 8/8 ग्राम बटेगा 1 ग्राम। और यदि 3 ग्राम है, क्या है, 3 ग्राम है क्या हाइड्रोजन, तो फिर क्या करेंगे हम, तो ऑक्सीजन कितनी होगी इसको जानकारी करेंगे। 8/1 ग्राम गुणा 3 ग्राम बराबर क्या हो जाएगा, ग्राम से ग्राम तक, और क्या हो जाएगा 8 की जगह 24 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। कितने ग्राम ऑक्सीजन आवश्यक हो जाएगी, इसके 24 ग्राम। अतः 3 ग्राम हाइड्रोजन के साथ 24 ग्राम ऑक्सीजन सहयोग करेगी तब जल का निर्माण होगा। ये हमारा नहीं हो गया। तो नीचे लिखेंगे अतः 3 ग्राम हाइड्रोजन के साथ 24 ग्राम ऑक्सीजन संयोग करके जल बनाएगी। ये बात यहाँ तक आपकी हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिग्रहित द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का परिणाम है। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार हम बता देंगे, जैसे कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम कार्बोनेट ले लेंगे, कॉपर कार्बोनेट और सोडियम सल्फेट दोनों का हम द्रव्यमान देखें, या C+O2 कोई सा भी ले लो आप, है ना, तो आप बना सकते हो उसको। तो दोनों का भार बराबर आ जाएगा, जैसे C+O2 तीसरे क्वेश्चन के अनुसार। मैं आपको प्रश्न
तो इसमें यूँ लिख देना कि जैसे आप कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट को आप कर लेंगे 1.25 1.43, जैसे इसने बाहर भी दे नहीं रखा है, सीधा ही बताया है कि भाई कौन सा डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिग्रहित द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है, तो इसमें सीधा ही लिख देंगे। जैसे C+O2 है, तीसरे क्वेश्चन में आप ले लो C+O2 है, रिएक्शन है ना, और यहाँ पर लिख देते हैं CO2, तो C का हो गया 12 प्लस O2 का हो गया 16 गुणा 2 बराबर 12 प्लस का 32 और 1 44 हो गया। उसी तरह से यहाँ C का ले लेंगे 12 प्लस का 16 गुणा का 2, तो 12 प्लस 32 और 1 44, यानी अपन देख रहे हैं अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के पश्चात कुल दोनों का द्रव्यमान कैसा आ रहा है, समान आ रहा है। अगर इसी क्रिया को हम कॉपर सल्फेट के साथ ले लेंगे तो भी हमारा वही 44 आता है। आज के लिए मैं आपको इतना ही बताऊंगा। कल अगर मान लीजिए इनको डिटेल से देखना है आपको, तो कल मैं इन दोनों प्रश्नों को आपको डिटेल से समझा दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।